Dear students, welcome to Pradyumna English classes. I am Pradyumna Kumar, and today I am going to teach you simple present tense. But हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज पढ़ने वाले हैं केस के बारे में। जी हाँ, पूरे टेंस में केस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे कोई टेंस हो, हर टेंस में केस मिला होता है और इससे रिलेटेड बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, दिक्कत होती है। इससे पहले कि हम लोग टेंस में आगे बढ़े, इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दी थी। आज मैं आपको केस के बारे में बताता हूँ कि दरअसल टेंस में या अन्य कोई भी सेंटेंस जो हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें केस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने यहाँ पर लिखा है 3 तरह के केस होते हैं हमारा। फर्स्ट होता है नॉमिनेटिव केस, सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड होता है पोसेसिव केस। आप एक बार जरा सा बोर्ड पे नज़र डालेंगे और ये सारा चीज़ आप पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर हम इसको अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि दरअसल ये तीनों केस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, क्या काम होता है नॉमिनेटिव केस का, ऑब्जेक्टिव केस का और पोसेसिव केस का। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हमारा है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को दरअसल सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है। सब्जेक्टिव केस का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का काम करता है। नॉमिनेटिव केस हमेशा किसके रूप में यूज होता है? सब्जेक्ट के रूप में। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है? सबसे शुरू में। तो ये आप याद रखिएगा कि नॉमिनेटिव केस का काम होता है सब्जेक्ट बनना, वो सब्जेक्ट बनता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जानते होंगे, इस सबका हिंदी भी जानते होंगे और इसका प्रयोग भी जानते होंगे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दे मतलब वे लोग, ही मतलब वह एक मेल के लिए, शी मतलब वह एक फीमेल के लिए, और एक मतलब यह नॉन लिविंग थिंग के लिए या छोटी सजीव वस्तु के लिए। तो इसका प्रयोग आपको पता होगा। अब आइए मेन हमारा है कि ऑब्जेक्टिव केस कहाँ लगाएंगे और पोसेसिव केस कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। इसका एक बहुत साधारण ट्रिक है, बहुत सा एक आसान सा ट्रिक है। इसके हिंदी मीनिंग में आपको को मिल जाएगा। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस चीज को बहुत आसानी से मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, ये मेरी प्रयास है। तो मैंने आपको बताया कि इसके हिंदी मीनिंग में आपको क्या दिखाई देगा? को दिखाई देगा। आइए देखते हैं कैसे को दिखता है। आई का मतलब होता है मैं, तो मी का मतलब हो जाएगा मैं में को जोड़ेंगे तो बन जाएगा मुझको। मी का मतलब हो जाएगा मुझको, मुझको हो सकता है या मुझे हो सकता है। वी मतलब हम लोग में को जोड़ेंगे तो अस का मीनिंग क्या हो जाएगा? हम लोगों को या हमें। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है ये। यू मतलब तुम, इस यू का मतलब हो जाएगा तुमको, आप तो आपको। दे वे लोग में को जोड़ेंगे उन लोगों को या फिर उन्हें भी हो सकता है। वह, हिम का मतलब उसको, लेकिन ये उसको होगा किसी एक पुरुष के लिए, एक मेल के लिए। शी मतलब वह, हर मतलब ही उसको, लेकिन यह होगा किसके लिए? तो एक फीमेल के लिए, एक स्त्री के लिए। और इट का मतलब होता है यह, इस इट का मतलब हो जाएगा इसको। ध्यान रखेंगे इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। अब आते हैं पोसेसिव केस के बारे में। देखिए पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। आप इसको साधारण भाषा में मैं अगर आप समझाना चाहूँ कि आप हमेशा के लिए इसको याद रख सके, तो याद रखिए कि जब भी किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के लिए अपना या अपनी शब्द आए, क्या आए? अपना या अपने शब्द का प्रयोग हो, तो वहां पर सब्जेक्ट के हिसाब से पोसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये सबका मीनिंग लगभग एक ही होगा, अपना या अपनी। अलग भी हो सकता है थोड़ा सा, जैसे माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, देयर मतलब उन लोगों का,
हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी, इट्स माने इसका या इसकी। और इस हिंदी के बावजूद, अभी जो मैंने इसका हिंदी बताया, इसके बावजूद अपना या अपनी हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट के शुरू में यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस का काम होता है ऑब्जेक्ट बनना। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सब्जेक्ट सबसे शुरू में आता है, उसके बाद में वर्ब आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो नॉमिनेटिव केस है हमारा, ये सबसे पहले आया है और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो लास्ट में आया है, मतलब वर्ब के जस्ट पीछे आता है, वो ऑब्जेक्ट बन करके आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी ऑब्जेक्टिव केस से किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। सब्जेक्ट की जगह पर कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। कहाँ आएगा? लास्ट में आएगा। तीसरा है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस जो है, ये जब भी लगता है कि किसी नाउन के साथ आए, पोसेसिव केस का प्रयोग हमेशा किसी नाउन के साथ होता है। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको पोसेसिव केस का प्रयोग बताने जा रहा हूं कि पोसेसिव केस का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि राम अपने कॉलेज जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोसेसिव केस का मीनिंग अपना या अपनी होता है, तो इस सेंटेंस में अपने शब्द का प्रयोग हुआ है, अपनी, अपने। और ये अपने किसके लिए आ रहा है? आप देखिए, कहता है कि राम अपने कॉलेज जाता है। ये अपने किसके लिए आ रहा है? राम के लिए आ रहा है। यह अपना राम के लिए आ रहा है। अब पहला काम करेंगे कि राम के लिए इस नॉमिनेटिव केस में से ढूंढेंगे कि कौन सा प्रोनाउन लगाएं। तो चूंकि राम एक व्यक्ति है और सिंगुलर है, तो इसके लिए आपका प्रोनाउन जो होगा वो होगा ही। ये आप भी जानते होंगे। अब आते हैं इस अपने के लिए। तो देखिएगा, ही का पोसेसिव केस क्या दिया हुआ, अपना या अपनी का क्या लगा देंगे? हिज लगा देंगे। अर्थात इस क्वेश्चन में जो अपनी है, अपने है, इसके जवाब क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। जवाब हमारा हो गया राम गोज टू हिज कॉलेज। अगला क्वेश्चन है, सीता अपना काम करती है। अब ये देखिए, ये अपना किसके लिए आया? सीता के लिए आया। तो वही काम करेंगे कि सीता के लिए सबसे पहले नॉमिनेटिव केस से चुनेंगे, या यूं कहें कि उसके लिए प्रोनाउन चुनेंगे। तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या होगा? क्योंकि एक लड़की है, तो उसके लिए प्रोनाउन हमारा शी होगा और शी के साथ अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अर्थात इस सेंटेंस में अपने का जवाब क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। देखिए, बहुत बारीकी से, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपको इस केस का प्रयोग बता रहा हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपको कभी भी जीवन में केस से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है कि वे लोग अपने गांव जाते हैं। अब ये देखिए, ये वे लोग है और वे लोग के लिए अपने आ रहा है, तो वे लोग का जवाब क्या होता है? दे होता है। दे मतलब वे लोग, और दे के लिए अपना या अपनी का जवाब क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन में अपने का जवाब क्या हो गया? देयर हो गया। आप गौर कीजिए, ये तीनों सेंटेंस में अपना या अपनी शब्द आया है और तीनों में अपना या अपनी के लिए जवाब सबका अलग अलग हुआ है। अलग अलग क्यों हुआ? इसका कारण है कि तीनों सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग होगा। तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार से अपना या अपनी का जवाब आपका हो सकता है। उम्मीद है कि आपको पोसेसिव केस का इस्तेमाल समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस की। देखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस के मैंने आपको बताया कि इसमें एक सिंबल है कि इसमें को लगा होता है। अब देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि राम उसको एक कलम देता है। तो इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट हुआ और देता, देना वर्ब हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर वर्ब का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कर्म कहा जाता है, उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इस सेंटेंस में वर्ब हमारा है देना, देता है, और देने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो देने का प्रभाव पड़ रहा है कलम पे।
और एक और भी प्रभाव वो है मुझको। गौर करें, देने का प्रभाव कलम पे भी पड़ रहा है, और वो कलम आखिर फाइनली जा किसको रहा है, मिल किसको रहा है, तो मुझको मिल रहा है। अर्थात इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, अगर आप इससे पहले कहीं नहीं सुने हो तो आप इस चीज को समझिए, याद रखिए कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। एक है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आती है बारी की कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप थोड़ा सा गौर करें कि देने का डायरेक्ट प्रभाव किस पर पड़ रहा है। पहले क्या लेते, कलम लेके मुझको देता है कि मुझको ले जाके कलम को देता है। पहले कलम, राम मुझको एक कलम देता है तो राम ने पहले कलम उठाई, कलम लाके वो मुझको देता है। तो चूंकि पहले डायरेक्ट असर कलम पे था, ये कलम जो हुआ आपका ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम डीओ लिख सकते हैं। और मुझको जो देता है ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चूंकि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसका दो जवाब हो सकता है। पहला जवाब क्या होगा, अब देखिए ये सब्जेक्ट हमारा है राम, हमने लिखा, वर्ब देना है तो गिव्स हो गया। अब आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको लगा सकते हैं, मुझको ये बना है, देखिएगा आई माने मैं, मी माने मुझको, यहाँ पर मी लगा दिया, राम गिव्स मी, कलम है ये पे लिख देंगे। अब दूसरा जवाब क्या बन सकता है कि आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले लगा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपका जवाब क्या होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब तो वही, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया। अब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें लगाएंगे तो इसके पहले टू लगा देगा, और यही इसकी खासियत है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है, और यही चीजें आपको याद रखनी कि जिस सेंटेंस में, मैं आपको रूल्स बताता हूँ, टेंस चाहे कोई भी हो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या टेंस का कोई भी प्रकार हो, जिस टेंस में भी दो ऑब्जेक्ट लगा होता है और आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाते हैं तो हमेशा उसके पहले टू का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज को हमेशा के लिए याद रखें। जैसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब जैसे सिंपल प्रेजेंट है, इसी को कंटिन्यूअस बना दिए कि राम उसको एक कलम दे रहा है, तो भी जवाब हमारा क्या होगा, ये राम इज गिविंग मी अ पेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा राम इज गिविंग अ पेन टू मी। टेंस बदल जाएगा लेकिन नियम नहीं बदलेगा। नियम हमारा यही है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अपने साथ टू लिखा जाए। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव केस की बात, आपने पोसेसिव समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया। अब मैं आपको एक इसमें खास चीज बताने वाला हूँ जो शायद आप पहले कभी नहीं सुने हो या जानते हो, तो आइए उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं इसमें एक वर्ड सिखाने जा रहा हूँ आपको, इसका नाम है रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव शब्द का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा गौर करें। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा था कि वे लोग अपने गांव जाते हैं, आपने बना लिया कि दे गो टू देयर विलेज। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। आप यहाँ देखिए, पहला है कि वे लोग अपने गांव जाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वे लोग अपने अपने गांव जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश। वे लोग अपने गांव जाते हैं का मतलब सब लोगों का गांव एक ही है, सब लोग एक ही गांव के रहने वाले। वहां पर ये जो विलेज शब्द है सिंगुलर है। और वे लोग अपने अपने गांव जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि सबका गांव एक नहीं है, सभी लोग अलग अलग गांव के रहने वाले। और चूंकि गांव की संख्या अगर एक से ज्यादा होगी तो वो गांव क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और ऐसी जगह पे ही हम लोग रिस्पेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ हेडिंग दिया है यूजेज ऑफ रिस्पेक्टिव, कैसे बनाते हैं सो आपको सिखाते हैं। देखिए, वे लोग अपने अपने गांव जाते हैं, ये तो सब्जेक्ट हमारा हो गया, जाना वर्ब हो गया, गांव ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो दो अपने आ रहे हैं, अपने तो करेंगे, एक अपने के लिए लगा देंगे पोसेसिव केस। गौर करें, जिस सेंटेंस में भी दो अपने आए उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि एक अपने के लिए जो फर्स्ट अपने है उसके लिए लगा देंगे पोसेसिव केस, और ये जो दूसरा ये अपने है इसके लिए हम लोग लगा देंगे रिस्पेक्टिव। ये याद रखना है।
पहले अपने के लिए पोसेसिव केस, दूसरे अपने के लिए रेस्पेक्टिव। और ये भी ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस में दो अपने आता है उसके बाद का नाउन जो होगा उसको क्या कर देंगे, तो प्लूरल कर देंगे। और याद रखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेंटेंस में रेस्पेक्टिव शब्द दिया रहेगा और उसके बाद का नाउन सिंगुलर होगा। देखिए कितना कमाल का चीज है। सेंटेंस में रेस्पेक्टिव वर्ड दिया रहेगा और उसके बाद का नाउन सिंगुलर दिया रहेगा और पूछेगा कि इसमें एरर होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग गलत बना के आ जाते हैं। आज आपने सीख लिया, अब इसके बाद से आप सही बनाएंगे। तो नाउन को क्या करना है, आपको नाउन को प्लूरल करना है। देखिए हमने लिखा यहाँ पे जवाब दे गो टू। फर्स्ट अपने है इसलिए हमने क्या लगा दिया, क्योंकि दे है तो पोसेसिव केस देयर लगा दिया। दूसरे अपने के लिए हमने रिस्पेक्टिव लगा। और जैसे मैंने भी कहा कि जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ये विलेज नहीं होगा, ये क्या होगा, विलेजेस। दे गो टू देयर रिस्पेक्टिव विलेजेस। अक्सर क्लास में स्कूल वगैरह में टीचर्स बच्चों को कहते हैं गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस, गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। क्लास नहीं बोलता, योर पोसेसिव केस रिस्पेक्टिव और इसके बाद का जो नाम आ रहा है क्लास, क्लास नहीं होगा, क्लासेस होगा। हालांकि मैंने कुछ टीचर को सुना है ये कहते हुए कि गो टू योर क्लास या गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लास। वो रिस्पेक्टिव वर्ड तो जानते हैं लेकिन उसके बाद का नाउन क्या होगा ये उनको पता नहीं है। आइए एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आप लोग अपनी अपनी किताबें पढ़ते हैं। अब देखिए पहले अपने के लिए क्या लगा देंगे, पोसेसिव केस लगा देंगे। दूसरे अपने के लिए क्या लगा देंगे, रेस्पेक्टिव लगा देंगे। और ये जो बुक्स है, किताबें हैं, इसको क्या कर देंगे, प्लूरल कर देंगे। क्या बनेगा हमारा जवाब, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गया रीड। यू रीड फर्स्ट अपने के लिए लगा देंगे योर, सेकंड अपने के लिए रिस्पेक्टिव और बुक को क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे। यू रीड योर रिस्पेक्टिव बुक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो हमारा सेशन था उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें सीखी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। देखिए लाइफ में जितनी छोटी चीज़ें होती है वही दरअसल बड़ी बन जाती है। अगर आपको जो है एक एक चीज़, टेंस एक हमारा ऐसा चैप्टर है जो एक एक कड़ी से मिलकर बना हुआ है और सभी ये एक साथ एक धागे में बंधे हुए हैं। अगर आपको टेंस सीखना है और समझना है तो आपको हर एक छोटी चीज़ को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, वरना आप टेंस पर आपको पूरा पकड़ नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको टेंस ऐसे पढ़ा दूं कि फिर कभी जीवन में आप टेंस भूल नहीं पाए। उम्मीद है मुझे कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और आप एक चीज़ में कंजूसी ना करें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। आप अगर कुछ अच्छा सीखते हैं तो अच्छाई बांटने की चीज़ होती है। हम लोग यही सीखते हैं, हम लोगों को भी यही बताया गया है कि ज्ञान हमेशा बांटने की चीज़ है। आप इसको जितना बांटेंगे उतना फैलेगा। तो मैं आपसे बस यही अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, आप समझिए कि मेरे लिए वही एक गुरु दक्षिणा होगी और भगवान आपका भला करे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।